हेलो बच्चों, आज हम 9th का चैप्टर आपका पढ़ेंगे, ज्योग्राफी का। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इसकी आप वर्कशीट भी पढ़ चुके हो। और अब पढ़ते, क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियां, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह की हैं? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं, वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि आपने जो आपके आसपास मैदान होते हैं उसमें तरह तरह के वृक्ष, झाड़ियां, घास, पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। मतलब हमारा देश है जो बहुत बड़ा है और इसमें तरह तरह के जो जीवित प्राणी है वो पाए जाते हैं। जैव रूप मतलब जिंदा रूप। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। ये आप पढ़ चुके हो आपकी वर्कशीट में। हमारा देश क्या है? विश्व के जो 12 जैव विविधता वाले देश हैं जिनमें तरह तरह के जीव, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनमें से हमारा देश भारत एक है। और इसमें उस दिन पढ़ा था 47,000 जातियां पौधों की पाई जाती हैं। 47,000 तरीके के पौधे पाए जाते हैं इंडिया में। कारण ये देश विश्व में 10वें स्थान पर है। 47,000 पौधों की जातियों के कारण दुनिया में विश्व में 10वें स्थान पर है भारत। और एशिया में हमारा इंडिया कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। भारत में फूलों के पौधे हैं जो वो कितने पाए? 15,000 भारत में फूलों के पौधे पाए जाते हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। तो जो विश्व में टोटल फूल हैं उसका 6% पौधे हैं जो फूलों के, वो इंडिया में पाए जाते हैं। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं। हमारे देश के अंदर बिना फूलों के पौधे भी हैं, इनको आप लर्न कर लेना क्योंकि ये वन वर्ड में भी आ सकता है। फर्न, शैवाल और कवक। हमारे देश में बिना फूलों के पौधे कौन कौन से हैं? फर्न, शैवाल और कवक। शैवाल को आप एल्गी भी बोलते हैं, एल्गे भी बोलते हैं और फंजाई भी बोलते हैं। ये वन वर्ड में आ जाता है। जैव विविधता वाले 12 जो देश हैं, 12 देश हैं विश्व में, उनमें से एक है हमारे देश में। पौधों की जातियाँ कितनी पाई जाती है? 47,000। 47,000 पौधों की जातियों के कारण हम दुनिया में 10वें स्थान पर हैं और एशिया महाद्वीप में भारत चौथे स्थान पर है। 15,000 फूलों की जातियां पाई जाती हैं और दुनिया में कुल जितने फूल हैं उनका 6% भारत में फूल पाए जाते हैं। इस देश में, हमारे देश में बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनके ऊपर फूल नहीं लगते, जैसे फर्न, शैवाल और कवक। ये अब वन वर्ड में आ सकता है, प्लीज कर लेना। दोबारा पढ़ रहे हो आप। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर, पौधे 47,000, फूल 15,000 तरीके के, और जानवर कितने पाए जाते हैं? 90,000। 90,000 जातियों के जानवर भारत में पाए जाते हैं तथा विभिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की मछलियां, ऐसी मछलियां जो ताजे पानी में भी रहती हैं और समुद्री पानी में भी रहती हैं। आगे पढ़ते हैं, प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है। अब ये पहले भी आप पढ़ चुके हो तो इसलिए आपको मीनिंग ढंग से आना चाहिए क्योंकि आपकी वर्कशीट में आ चुका है। वनस्पति का वह भाग है जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है। प्राकृतिक वनस्पति का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। वह वनस्पति क्या होती है? पेड़ पौधे। वनस्पति का वह रूप जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब जब वो बढ़ता फूलता है, जो कुछ पौधे ऐसे हैं जब वो बढ़ते फूलते हैं उसके पास
कोई भी मनुष्य नहीं जाता, जब कोई भी मनुष्य उसको पानी नहीं देता, उसकी केयर नहीं करता। तो वनस्पति का वह रूप, जब पेड़ पौधों का वह रूप जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है, लंबे समय तक कोई मानव उन पेड़ पौधों के पास जाता नहीं है, इसलिए मतलब मानव का प्रभाव उन पौधों पर पड़ता नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति को ही अक्षत वनस्पति भी कहा जाता है। जो पौधे बिना मानव की सहायता से उगते हैं और जिनके ऊपर मानव का काफी लंबे समय तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको प्राकृतिक वनस्पति या अक्षत वनस्पति भी, दोनों सेम मीनिंग है इनके। प्राकृतिक वनस्पति और अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसल, फल और बागान वनस्पति का भाग है। वनस्पति क्या है? कृषिकृत फसलें मतलब जो खेती या कृषि के द्वारा जो फसलें उगाई जाती हैं, जो फल होते हैं, फलों के पौधे बागानों के अंदर जो उगाया जाता है, ये वनस्पति का भाग है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वनस्पति का भाग क्या है, कृषिकृत फसलें, जो कृषि के द्वारा फसलें उगाई जाती हैं, फल उगाए जाते हैं, और बागानों में जो पौधे उगाए जाते हैं, वो वनस्पति का भाग है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं। क्योंकि कृषिकृत फसलें मनुष्य की सहायता से उगती हैं, फल भी और बागान भी जो होते हैं, बागान भी मनुष्य बनाता है। ये वनस्पति का हिस्सा है, लेकिन प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। ये प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। ये तीनों चीजें प्राकृतिक वनस्पति, ना तो कृषिकृत फसलें, ना फल, ना बागान। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है, उसे देशज कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है देशज वनस्पति क्या कहते हैं, जो पेड़ पौधे भारत में उगते हैं और भारत में ही पाए जाते हैं, वो क्या कहते हैं, वो देशज वनस्पति कहलाते हैं। लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं, मतलब कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके बीज कहाँ से आए हैं, बाहर से आए हैं, दूसरे देशों से आए हैं, तो उन्हें विदेशज पौधे कहा जाता है। ये आ सकता है वन वर्ड में। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। वनस्पति जगत का भी मीनिंग आ सकता है। वनस्पति जगत क्या होता है? अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति। विशेष वनस्पति जगत किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष एरिया में और किसी समय में, अलग अलग समय में अलग अलग पौधे हर क्षेत्र में उगते हैं। तो किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समय में पौधों की जो उत्पत्ति होती है, उसको वनस्पति जगत कहते हैं। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में कहता है। जो प्राणी जगत है वो क्या होता है? वनस्पति जगत पौधों के बारे में, और प्राणी जगत जानवरों के बारे में बताता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से है। आप पहले वर्कशीट में पढ़ चुके भूभाग के कारण। जो भूभाग की, जब भूमि की जो बनावट होती है, उसके कारण भी जो पेड़ पौधे हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, भूभाग के कारण। अगर भूभाग अलग अलग है, मतलब कहीं पहाड़ है, पर्वत है, कहीं मैदान है, तो इससे भी पौधों की टाइप चेंज हो जाती है। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। भूमि की जो बनावट होती है, उसका भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। और पौधे की जो टाइप होती है, वो कैसी भूमि पर उगा है, इससे भी वो प्रभावित होता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? क्या भी पर्वतों, पठार जो होता है हमारा नीचे वाला ट्रेंगल जैसा एरिया है, पर्वत ऊपर है और मैदान बीच में आ जाते हैं, ऊपर पर्वत है, बीच में मैदान है, नीचे पठारी एरिया इंडिया की। तो क्या कह रहे इन तीनों में, पर्वतों, पठारों, मैदानों में एक जैसे पौधे नहीं उग सकते? क्या पर्वत, पठार, मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? ये तो हमें भी पता है कि पर्वतों में जो पाए जाते पौधे वो
कहीं किसी और तरीके के होते हैं। जो हमारे एरिया, हम मैदानी एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे यहाँ पौधे अलग अलग हैं, और पठार जो नीचे वाला एरिया इंडिया का, वहाँ पौधे अलग तरीके के पाए जाते हैं। एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती। पर्वत, पठार, मैदान और शीतोष्ण जो कटिबंध होते हैं उनमें एक ही प्रकार की वनस्पति यानी कि पौधे नहीं हो सकते। मतलब भूमि का रूप बदलने से पौधों का रूप भी बदल जाता है। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। धरातल का स्वभाव मतलब वो स्वभाव क्या होता है? धरातल का स्वभाव भी वो मैदानी है, पर्वत है, पठार है, तो इसका वनस्पति यानी कि पौधों पर भी प्रभाव पड़ता है। धरातल जहाँ भूमि के रूप का वनस्पति पर भी प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ जो भूमि होती है, जो मैदानों में पाई जाती है, मैदानी जो मैदान है वो उपजाऊ भूमि है और प्राय कृषि की जाती है। और जो हमारे उत्तरी मैदान है वहाँ पर आपने ज्योग्राफी के चैप्टर में भी पढ़ा था, जो हमारे उपजाऊ भूमि है वो मैदानी समतल एरिया को कहते हैं, और वहाँ पर हमेशा कृषि करी जाती है, कृषि की जाती है। जहाँ जो उबड़ अथवा असमतल होता है, मतलब अनइक्वल, जो टेढ़ा मेढ़ा होती है भूमि, उस पर जंगल और घास के मैदान होते हैं। उबड़ खाबड़ असमतल भूभाग पर क्या उगता है? घास के मैदान है जिनमें वन्य प्राणियों का आश्रय मिलता है। जो उबड़ खाबड़ पर्वत, पहाड़, पठार होते हैं वहाँ पर क्या उगा जाता है? जंगल बन जाते हैं, बहुत सारे पेड़ उगाते हैं और घास के मैदान उग जाते हैं। और इन जंगलों और घास के मैदानों में किसको आश्रय मिलता है? प्राणियों को, जानवरों को। मृदा, मिट्टी के किस टाइप की? जो मिट्टी की टाइप होती है, इससे भी पेड़ पौधों की जो टाइप होती है वो चेंज हो जाती है। आपको पता है जैसे काली मिट्टी में कपास होती है, और काली मिट्टी ये पठार में ही पाई जाती है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह में काली मिट्टी पाई जाती है। तो मृदा के भी कलर होते हैं, रंग होते हैं। मृदा, मिट्टी का रंग बदलने से पेड़ पौधों की टाइप चेंज हो जाती है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। हमारे भारत के अंदर राजस्थान में मृदा का कलर और है, रेत होता है, और पठार में काली मिट्टी होती है। हमारे उत्तरी मैदानों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो मिट्टी की टाइप बदलने से ही पौधों की टाइप बदल जाती है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का घर है। मतलब जब मृदा अलग अलग प्रकार के, तो उसमें उगने वाले पौधे भी तो अलग अलग प्रकार के होंगे। मारुस्थल की बलुई मृदा में, ये याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है इसमें 1 वर्ड। मारुस्थल की बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियाँ उगती हैं। याद रखना है, मारुस्थल जो राजस्थान जैसा एरिया होता है, वहाँ कौन से पेड़ पौधे उगते हैं? कंटीली झाड़ियाँ उगती हैं। और वहाँ की मृदा कैसी होती है? राजस्थान की, याद रखना, राजस्थान की मृदा कैसी होती है? बलुई मृदा होती है, रेत होता है, और उसमें मारुस्थल की बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियाँ उगती हैं। नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जहाँ नदियों का डेल्टा होता है वहाँ जो पानी ज़्यादा, मिट्टी में पानी होता है, तो वहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ये याद रखना। नदियों के डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन वो वन होते हैं जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। नदियों के डेल्टा के पास ऐसा होता है कि जब मतलब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा होता है, तो वहाँ पर जो वहाँ के पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जिसके कारण नदियों के डेल्टा के आसपास ऐसा समय आता है जब पानी की कमी हो जाती है। तो ये पेड़ पौधे जो वहाँ नदियों के डेल्टा के पास पौधे होते हैं वो पत्ते गिरा देते हैं, ताकि उनके अंदर जो पानी है वो ज़्यादा निकले ना उनकी बॉडी से बाहर। तो नदियों के डेल्टा के पास पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन। पर्वतों पर वैसे तो मृदा होती नहीं है, लेकिन जिन जिन पर्वत ढलानों पर जो मिट्टी की परत होती है वो गहरी होती है, मोटी होती है, वहाँ शंकुधार वन
ये हमने पहले भी पढ़ा, प्लीज इनको अब बच्चों याद कर लेना। मारुस्थलीय की जो बलुई मृदा, रेतीली मृदा होती है, उसमें कंटीली झाड़ियां उगती हैं। नदियों के डेल्टा में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ये आपने याद करना है, पर्णपाती वन पाए जाते हैं नदियों की डेल्टा में। और पर्वतों की ढलानों में जहाँ गहरी मिट्टी होती है वहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं। जलवायु पढ़ते हैं, कैसा क्लाइमेट होना चाहिए पौधों के लिए, अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग क्लाइमेट जलवायु की जरूरत होती है। तापमान 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 अगर तापमान ज़्यादा कम हो जाए तो वहाँ पर भी पौधे अच्छी तरीके से बढ़ फूल नहीं सकते, उनकी लंबाई कम रह जाती है। अगर कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर भी पौधे नहीं उगते। इसलिए पौधों के उगने उगने अच्छी तरह उगने और बढ़ने के लिए सामान्य तापमान की जरूरत होती है। तो ये आप चीजें याद कर लेना। धरातल में क्या क्या आता है? धरातल में भूभाग कैसा है, पठार है, मैदान है या पर्वत है, और फिर वहां पे मिट्टी कैसी पाई जाती है। तो जो धरातल है उसमें दो चीजें आती है, भूभाग और मृदा। कैसा भूभाग है, कैसा उसकी भूमि कैसी है, और वहाँ पे मिट्टी कैसी पाई जाती है, इससे भी पौधों की टाइप चेंज हो जाती है। जलवायु में क्या आएगा? तापमान। ज्यादा तापमान पर भी पौधे अच्छी तरीके से नहीं बढ़ पाते, और कम तापमान पर भी। ज्यादा गर्मी में भी पौधे नहीं उगते, और कम गर्मी में मतलब ज्यादा ठंड में भी पौधे नहीं उगते। तब वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। मतलब कितना तापमान है और जो हवा वहाँ चलती है उसमें कितनी नमी है, इस पर भी वो पौधों की वनस्पति की विविधता, अलग अलग तरीके के पौधे पाए जाना किस बात पे निर्भर करता है? तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करता है। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्राय द्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है। वनस्पति की विविधता, तरह तरह के पौधे जो पाए जाते हैं उसके ऊपर किस चीज का असर होता है? तापमान और वायु की नमी। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है कि वो तापमान कितना है और हवा में नमी कितनी है, इससे भी वनस्पति की विविधता और विशेषताएं बदल जाती हैं। अलग अलग तापमान और हवा में पाई जाने वाली नमी से पौधों की विशेषताएं और उनकी जो विविध वो टाइप होती है वो चेंज हो जाती है। हिमालय पर्वत की ढलानों, हिमालय पर्वत के बारे में, जो सबसे ऊंचा पर्वत है जो हमें ठंडी हवाओं से बचाता है, ये पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप, जो इंडिया का नीचे वाला ट्रायंगल टाइप वो है, की पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई, मतलब हमारी हिमालय पर्वत की 915 मीटर की ऊंचाई, और नीचे जो प्रायद्वीप ट्रायंगल जैसा वहां पर भी पहाड़ियां पाई जाती हैं, वहां पर भी 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट, मतलब 900 हिमालय के पर्वतों पर भी और प्रायद्वीप में जो पहाड़ियां पाई जाती हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के अंदर, वहां पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर जो तापमान होता है वो गिरना शुरू हो जाता है, यानी कि कम होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण वनस्पति पनपने में, बढ़ने में मुश्किल आती है, पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है, और उसे उष्ण कटिबंधीय से उप उष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है, ठंड बढ़ती जाती है, और ऐसे ही जो टेम्परेचर में चेंज आती है, तापमान में चेंज है, जैसे जैसे तापमान ऊपर की तरफ पहाड़ों की तरफ जाते हैं वो तापमान घटता जाता है, और जो पौधे होते हैं उनकी जो लंबाई भी कम होती जाती है। पहले उष्ण कटिबंधीय आते हैं, फिर उपोष्ण आते हैं, फिर शीतोष्ण और अल्पाइन, अलग अलग वनस्पतियां हो जाती हैं। तो ये वनस्पतियों की टाइप है। आगे पढ़ते हैं। मतलब ऊपर जैसे ही हम पहाड़ों की तरफ, ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो तापमान घटता जाता है, जिसके कारण अलग अलग ऊंचाइयों और अलग अलग तापमान पर अलग अलग वनस्पतियां या पौधे पाए जाते हैं। 915 डिग्री के बाद
जो 915 मीटर की ऊंचाई पर जब हम हिमालय के पर्वत की ढलानों पर जाते हैं और प्रायद्वीप पहाड़ियों पर जाते हैं, तो वहां पर जो पौधे या वनस्पति होते हैं वो पनपने और बढ़ने में उनको प्रभावित होते हैं वो, और उसे उष्ण कटिबंधीय, पहले उष्ण कटिबंधीय होते हैं, फिर उपोष्ण, फिर शीतोष्ण, फिर अल्पाइन वनस्पतियां में वो बदल जाते हैं। उष्ण जो वनस्पति खंड कहते हैं, उष्ण जो वनस्पति होती है, औसत वार्षिक तापमान कितना था, 24 डिग्री से अधिक। जहाँ 24 डिग्री से अधिक तापमान होता है वहाँ पे उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। जनवरी में औसत तापमान डिग्री 18 डिग्री से अधिक। जनवरी में कितना तापमान चाहिए उष्ण वाले को, 18 डिग्री, और वैसे उनको 24 डिग्री से ज़्यादा तापमान चाहिए। टिप्पणी, कोई पाला नहीं, मतलब जब कोई बिल्कुल ठंड नहीं होती तो उस टाइम उष्ण कटिबंधीय पौधे उगते हैं। और उपोष्ण में कितना चाहिए होता है, 17 डिग्री से 20 डिग्री के बीच का तापमान चाहिए होता है। और जनवरी में कैसा चाहिए, 10 डिग्री से 18 डिग्री। पाला कभी कभी ठंड पड़े, जब यहाँ पर ये उपोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं वहाँ कभी कभी ठंड पड़ती है। और शीतोष्ण में 7 डिग्री से 17 डिग्री के बीच में, जनवरी में तो माइनस में भी चला जाता है। यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कभी पाला कभी बर्फ, कभी ठंड होती, पाले का मतलब कभी ठंड तो कभी बर्फ भी पड़ती है। ऐसे ही जहाँ पे बिल्कुल ठंड नहीं पड़ती वहाँ शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। जहाँ पर थोड़ी बहुत ठंड पड़ती है, मतलब 17 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में तापमान होता है। जनवरी में 10 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में तापमान होता है। कभी कभी ठंड होती है, वहाँ उप उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और जहाँ पर कभी कभी इतनी ठंड पड़ती है कि बर्फ भी जम जाती है, तो वहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं। ये टेम्परेचर आप याद कर लेना भी, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में जनवरी में कितना टेम्परेचर होता है और वैसे नॉर्मल कितना होता है। अल्पाइन जहाँ वो वनस्पति पाई जाती है वह 7 डिग्री से कम टेम्परेचर होता है। जनवरी के टाइम वहाँ पर -, डिग्री में बंद हो जाता है, फिर भी कम हो जाता है। और वहाँ बर्फ होती है जहाँ अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। हमने देखा जो पौधे हैं उनकी टाइप को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। एक तो धरातल में भूभाग और मृदा, धरातल में भूभाग और मृदा, और जलवायु में तापमान, और आगे और क्या करता है पौधों को, क्या चीज प्रभाव, सूर्य का प्रकाश भी। सूर्य का प्रकाश भी जितना ज़्यादा पौधों को मिलता है, जितनी उनको ज़रूरत होती है, अगर वो सही मात्रा में उनको मिलता है तो पौधे अच्छी तरीके से बढ़ते हैं। जिन पौधों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता वो अच्छी तरीके से नहीं बढ़ पाते। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। हर और सूर्य का प्रकाश किसी भी स्थान जहाँ जो अक्षांश होते हैं, जैसे जो हमारी पृथ्वी है वो अक्षांश के अनुसार वो बटी हुई है। हर अक्षांश के ऊपर जो ऊंचाई होती है वो अलग अलग होती है। समुद्र तल से ऊंचाई, सूर्य के प्रकाश का समय, कितना समय जिस भी जगह कोई पौधे होते हैं उनको कितनी समय सूर्य का प्रकाश मिलता है, उस स्थान से अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। मतलब किसी कहीं भी अलग अलग ऊंचाइयों पर पौधे होते हैं, उनको कितने समय सूर्य की रोशनी मिलती है, इस पर भी जो पौधों की विविधता है निर्भर करती है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। ये चीज, अगर पौधों को गर्मी में जब उनको ज़्यादा सूर्य की रोशनी मिलती है तो पौधे ज़्यादा बढ़ते हैं, लेकिन जब ठंड में उनको कम सूर्य की रोशनी मिलती है। इतना भी बता दो कि जिन जिन स्थानों पर जहाँ ऊंचाइयों पर सूर्य की रोशनी ज़्यादा समय तक रहती है वहाँ पौधे अच्छे बढ़ते हैं, और गर्मी में सूर्य की रोशनी ज़्यादा मिलती है पौधों को तो ज़्यादा बढ़ते हैं। जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ सूर्य की रोशनी पौधों को कम मिलती है, जिसके कारण पौधे कम बढ़ते हैं। और ये उनके मतलब वनस्पति की विविधता को प्रभावित करता है सूर्य का प्रकाश भी। और वर्षण भी, जितनी ज़्यादा वर्षा पौधों को मिलती है तो वहाँ ज़्यादा पौधे हरे भरे भी रहते हैं और ज़्यादा घने भी होते हैं वहाँ पे। हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों है? हिमालय पर्वत की
दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की, मतलब हिमालय के हम बिल्कुल ऊपर जाएं तो ऊंचाई ज़्यादा होगी, तो उधर ज़्यादा वहाँ कम वनस्पति होगी, ज़्यादा ऊंचाई पर कम छोटे पौधे पाए जाते हैं। और जब हम नीचे उतर आते हैं हिमालय के दक्षिण की तरफ आ जाते हैं तो वहाँ पे गर्मी है थोड़ी, ऊपर से ज़्यादा गर्मी दक्षिण वाली साइड है, उत्तरी साइड ऊंचाई ज़्यादा है हिमालय की, और वहाँ पे सूर्य की रोशनी भी कम होती है, ठंड ज़्यादा पड़ती है। और जो दक्षिण वाली साइड है वहाँ सूर्य की रोशनी ज़्यादा आती है, ठंड कम होती है, जिसके कारण दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा संकर वनस्पति पाई जाती है, ज़्यादा घनी वनस्पति, घने पेड़ पौधे पाए जाते हैं। हिमालय की दक्षिण वाली साइड कम ठंड होने के कारण और ज़्यादा सूर्य की रोशनी पहुंचने के कारण दक्षिणी ढलानों पर ज़्यादा घने जंगल और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और उत्तरी में ज़्यादा ठंड और सूर्य की रोशनी कम पहुंचने के कारण कम घने वृक्ष पाए जाते हैं। वर्षण भी इनको प्रभावित करता है। भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी, मतलब नीचे वाली साइड से, जहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है वहाँ से दक्षिण पश्चिम वाली साइड से मॉनसून आता है जून से सितंबर तक, जून से सितंबर तक, एवं पीछे हटते उत्तर पूर्वी, ऊपर से फिर पहले नीचे से ऊपर जाती हैं मानसून पवने, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आती है मानसून पवने, पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून से होती हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा संक्रमण पाए जाते हैं। बस हमारे देश में जो बारिश होती है वो मानसून पवने करती हैं जून से सितंबर तक। तो हमारा जहाँ लक्षद्वीप है वहाँ से दक्षिण पश्चिम से मानसून पवने एंटर करके इंडिया में ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर तक जाती हैं, और फिर ऊपर से जम्मू कश्मीर से नीचे की तरफ वापस चल पड़ते हैं और सितंबर तक नीचे आ जाती हैं। और जिन स्थानों पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ ज़्यादा घने पेड़ पौधे उगते हैं, और जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ पे कम पौधे उगते हैं। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों पाई जाती है? पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर, क्योंकि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों पाई जाती है? क्योंकि जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर पानी मिल जाता है, पौधों को ज़्यादा पानी मिलता है। पश्चिमी घाट की पश्चिमी से ढलानों पर पेड़ पौधों को ज़्यादा बारिश मिल जाती है, क्योंकि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर ज़्यादा बारिश होती है पूर्वी ढलानों की, क्योंकि पूर्वी ढलानों की तरफ तो बारिश होती नहीं है, क्योंकि पश्चिमी घाट में ऊंची चोटियां हैं, तो जो बारिश आती है मानसून पवनें आती हैं वो पश्चिमी ढलान पर ही बारिश कर देती हैं और उनको पूर्वी ढलान तक पहुंचने नहीं देती, जिसके कारण पश्चिमी ढलानों पर ज़्यादा बारिश मिलने के कारण पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर ज़्यादा संकर वनस्पति या घने पेड़ पौधे पाए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? ये तो ये दे सकते हैं। क्या आपने सोचा है कि वन मनुष्य के लिए, जो फॉरेस्ट होते हैं वो मनुष्य के लिए क्यों जरूरी हैं? वन नवीकरणीय योग्य संसाधन है। नवीकरणीय भी आ सकता है क्वेश्चन। नवीकरणीय का मतलब होता है अगर हम पेड़ पौधों को काट दें तो पेड़ पौधे दोबारा उगाते हैं, जो चीज़ें दोबारा से फिर उग जाती हैं तो उनको नवीकरणीय, जो चीज़ें दोबारा से अपने दोबारा मतलब कटने के बाद दोबारा अपना पुराना रूप ले लेती हैं, उनको नवीकरणीय संसाधन। जैसे पेड़ पौधों को काट दो तो वो दोबारा ऊपर उतने बड़े हो जाते हैं, तो वन नवीकरणीय, वन जो फॉरेस्ट होते हैं वो नवीकरणीय योग्य संसाधन है। वन क्या है? नवीकरणीय योग्य संसाधन है, ये याद रखना है। और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। वातावरण जितने वृक्ष वन ज़्यादा होंगे उतना हमारा जो वातावरण है उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, ज़्यादा प्रदूषण कम हो जाएगा और हमारा वातावरण शुद्ध हो जाता है जितने ज़्यादा वन पाए जाते हैं, पेड़ पौधे। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। जो वन होते हैं, वनों की विशेषताएं बता रहे हैं।
वन वातावरण नंबर 1। इसमें आप पहली विशेषता क्या है, जो वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाते हैं, यानी कि वातावरण को शुद्ध बनाते हैं, प्रदूषण कम करते हैं। और ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपर्दन, मृदा अपर्दन यानी कि मिट्टी के खुरने को, मिट्टी को जकड़ लेते हैं अपनी जड़ों में, और मृदा अपर्दन मिट्टी का खुरना रोक देते हैं, तथा नदियों की धारा नियंत्रित, और नदियों की धारा को भी नियंत्रित करते हैं। स्थानीय जलवायु को, मृदा अपर्दन को, नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। वन वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाते हैं, स्थानीय जलवायु, मृदा अपर्दन और नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। 2 पॉइंट। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं, मतलब बहुत सारे जो उद्योग हैं वो वनों के कारण चलते हैं, तथा कई समुदायों की जीविका प्रदान करते हैं। कई बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं जो वनों में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। जीविका मतलब उनकी कमाई होती है, जीवन चलाने के लिए वो वनों से कमाते हैं। वो अपनी जीविका मिलती है उनको वनों से। लकड़ी लाकर वो लकड़ी लेकर बेच भी सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं। तो इस तरीके से कई आदिवासी समुदाय ऐसे हैं जिनका जीवन वनों के कारण चलता है। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जो वन होते हैं इसमें जो मनोरम प्राकृतिक दृश्य है, नेचुरल ब्यूटीफुल सीन्स बन जाते हैं, जिसके कारण पर्यटक यानी कि जो लोग होते हैं, घूमने वाले लोग होते हैं, वो वनों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और वनों को देखने जाते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं। ये हवा को भी, जो पवन तेज चलती है हवाएं, उनको, और जो तापमान बढ़ता है घटता है उसको नियंत्रित करते हैं। और वर्षा लाने में भी वन सहायता करते हैं, वनों के लाभ आ सकते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है, मतलब कि वो जीवाश्म जिससे मृदा उपजाऊ बनती है। जब पेड़ पौधे के पत्ते जो होते हैं वो सूख कर नीचे गिर जाते हैं तो वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, खाद का काम करते हैं, वन्य प्राणियों को आश्रय देते हैं। वनों के क्या क्या वो है, वन मनुष्य के लिए आवश्यक क्यों है, क्योंकि वन क्या है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ये अगर काट भी लिया जाए, मनुष्य अपनी जरूरत के लिए इनको काट भी लेते हैं तो ये दोबारा उग जाते हैं। वातावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, जिनके वातावरण का प्रदूषण दूर करते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपर्दन और नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों का भी आधार है, बहुत सारे उद्योग वनों के कारण चलते हैं। जैसे दवाइयाँ वगैरह के बनाने के उद्योग होते हैं वो वनों से ही चलते हैं। और बहुत सारे जो आदिवासी समुदाय होते हैं उनकी जीविका वनों के कारण ही चलती है। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्य बनते हैं वनों के कारण, जिसके कारण पर्यटक घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे। और ये पवन और तापमान को नियंत्रित करते हैं, वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है, जिनके इनके कारण मिट्टी उपजाऊ होती है। वन्य और वनों के कारण ही जो वन्य प्राणी होते हैं, वनों में रहने वाले जानवर होते हैं, वो उनको आश्रय मिलता है, उनके रहने के लिए जगह मिलती है। तो आज आगे तो देखते हैं कितना रह गया, इसको थोड़ा सा पढ़ देते हैं और कल बाकी मैं कल पढ़ाऊंगी आपको। तो ये वन हमारे लिए क्यों जरूरी है, कि सारी उसकी विशेषताएं वनों की आपको बतानी है। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है। भारतीय प्राकृतिक जो वनस्पति भारत में पाई जाने वाली ऐसी वनस्पति जो मनुष्यों की सहायता के बिना उगती है, कि कई कारण इसमें बदलाव आए हैं। प्राकृतिक वनस्पति में भारत में बदलाव है, जैसे कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग। पहले तो इंडिया के अंदर बहुत सारे खाली मैदान पड़े थे, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, ज़्यादा अनाज उगाने की जरूरत पड़ रही है, तो खेती का विस्तार किया जा रहा है। खेती विस्तार करने के लिए प्राकृतिक वनस्पति को काटकर खेती करी जाती है वहाँ पर। कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग के कारण वनों के प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आया है। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव क्यों है, कृषि के लोगों ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, उनके लिए अनाज की जरूरत को पूरा करने के लिए जो कृषि का एरिया उसको बढ़ाने के लिए प्राकृतिक वनों को काटा जा रहा है, जिसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आ रहा है। उद्योग लगाने के लिए आज का जब लोगों की बहुत सारी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो वस्तुएं उद्योगों में बनाई जाती हैं, उद्योग लगाने के लिए भी वनों को काटा जा रहा है,
जिसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भारत में बदलाव आ रहा है। शहरीकरण, लोग शहर बस रहे हैं, नए नए शहर बस रहे हैं, जिसके कारण प्राकृतिक वनों को काटा जा रहा है। कृषि का एरिया बढ़ाने के लिए वनों को काटा जा रहा है, इसलिए प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आ रहा है भारत में। उद्योग लगाने के लिए वनों को काटा जा रहा है, इसलिए यानी कि प्राकृतिक वनस्पति इंडिया में कम हो रही है। शहर बसाने के लिए इमारतें बन रही हैं, तो उसके कारण भी प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आ रहा है। भारत के अंदर कम होती जा रही है प्राकृतिक वनस्पति। और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहा है। मतलब लोग अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, दूध जो हमारे पशुओं से मिलने वाले प्रोडक्ट की मांग भी ज़्यादा बढ़ रही है, तो पशुओं को पालने के लिए, उनके खाने के लिए, ये चारा उगाने के लिए भी प्राकृतिक वनस्पति को काटा जा रहा है, जिसके कारण जो प्राकृतिक वनस्पति है वो कम हो रही है। परियोजना कार्य आगे बढ़ते हैं। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्र, मतलब हमारे लिए कैसे लाभदायक है वो भी हमने पढ़ा। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 2003 में कितना था? 68 लाख वर्ग किलोमीटर। मतलब वन कितने एरिया में फैले हुए थे? 68 लाख वर्ग 60 2003 में वन कहाँ तक फैले हुए थे? कितना एरिया था उसका? 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत सारे भागों में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। भारत के बहुत सारे भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। भारत का जो वन है वो ज़्यादा एरिया में प्राकृतिक नहीं है, मतलब मनुष्य उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मारुस्थल, जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है। और जिन अगम्य क्षेत्र का मतलब वो है जिन एरियाज में मनुष्य नहीं पहुंच सकता, मुश्किल है पहुंचने में, वहीं पर ही प्राकृतिक वनस्पति बची है। जिस जगह मनुष्य पहुंच सकता है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति नहीं बची। अगम्य क्षेत्र कौन से? हिमालय पे लोग चढ़ने में मुश्किल आती है, इसलिए हिमालय में प्राकृतिक वनस्पति है। जी आ सकता है क्वेश्चन कि कहाँ कहाँ इंडिया में प्राकृतिक वनस्पति बची है। मध्य भारत में भी है, वहाँ पर भी लोग क्योंकि मध्य भारत के अंदर भी जो वो क्षेत्र है वहाँ भी लोग पहुँच नहीं पाते, इसलिए। और हिमालय पर्वत ऊंचा है, वहाँ भी नहीं पहुँच पाते, जिसके कारण प्राकृतिक वनस्पति बची हुई है। और मारूस्थल राजस्थान में भी ज़्यादा लोग नहीं जब पहुँच पाते, वो ज़्यादा रेत के कारण, जहाँ गर्मी के कारण, जिसके कारण वहाँ प्राकृतिक वनस्पति कंटीली झाड़ियाँ वगैरह बची हुई हैं। शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है। बाकी जो इंडिया का भाग है ना, तो वहाँ मनुष्य का हस्तक्षेप, जिनको मनुष्य छेड़छाड़ करता पेड़ पौधों से, जिसके कारण जो वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति है, या तो पूरी तरीके से या थोड़े आंशिक रूप से बदल चुकी है, मतलब वहाँ से खत्म हो चुकी है, या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। या तो काट ही दिए लोगों ने, या फिर है थोड़ी बहुत बची हुई, तो वो घटिया किस्म की है, निम्न कोटि की है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने वो पढ़ा है कि कितने पेड़, 47,000 पेड़ पाए जाते हैं, 15,000 फूलों की प्रजातियां हैं, जो दुनिया के फूलों का 6% है। कुछ ऐसे भी फूल पौधे जो इनमें फूल नहीं लगते, फर्न, शिवाल और कवक। और 90,000 जातियों के जानवर हैं। और जो मछलियां हैं वो ताजे पानी में रहने वाली और समुद्री पानी में रहने वाली भी हैं। प्राकृतिक वनस्पति वो वनस्पति जिस वनस्पति को उगने वो पेड़ पौधे जिनको उगने में मनुष्य की सहायता की जरूरत नहीं होती, और जिसके ऊपर लंबे समय तक मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसको अक्षत वनस्पति या प्राकृतिक वनस्पति भी कहा जाता है। और जो कृषिकृत फसलें होती हैं, फल होते हैं, बगानों में उगने वाली जो वनस्पति होती है, वो वनस्पति का भाग प्राकृतिक वनस्पति नहीं कहलाती। कृषिकृत फसलें, फल और बगान में जो भी चीजें उगती हैं वो प्राकृतिक वनस्पति का हिस्सा नहीं होती।
वह वनस्पति जो मूल रूप से भारत में ही पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती, उसको देशीय वनस्पति कहते हैं। लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से लाए जाते हैं, लाकर उगाए गए हैं, उनको विदेशी वनस्पति कहते हैं। वनस्पति जगत के मतलब ये पेड़ पौधों से, जहाँ पेड़ पौधों से संबंधित जगत को वनस्पति जगत कहते हैं, और जानवरों से, प्राणियों से संबंधित जगत को प्राणी जगत कहते हैं। और अब ये अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे क्यों पाए जाते हैं, तो वन क्यों पाए जाते हैं, इसका कारण है धरातल, जो भूमि का जो रूप है और उसमें पाई जाने वाली मृदा के कारण है, और वहाँ जलवायु तापमान के कारण, तापमान बढ़ने घटने से वनस्पति की टाइप चेंज हो जाती है, और सूर्य के प्रकाश के कारण, वर्षण के कारण। 4 कारण है जिसके कारण पौधे, अलग अलग तरीके के पौधे पाए जाते हैं। और फिर हमें वन हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि वन एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, और जो वातावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, पर मतलब पोल्यूशन को दूर करके, और स्थानीय जलवायु, मृदा पर्दन और नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। बहुत सारे उद्योगों को आधार प्रदान करते हैं। कई समुदायों की जो जीविका वो वनों से ही चलती है। मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण जो पर्यटक हैं वो वनों की तरफ खींचे चले आते हैं। पवन और तापमान को भी नियंत्रित करते हैं। बारिश वर्षा लाने में भी वन सहायता करते हैं। मृदा को जीवाश्म मिलता है, जिनके इससे जो पत्तियां वगैरह गिरती हैं वनों से, उससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। और वन्य प्राणी वनों में आश्रय, मतलब वन्य प्राणियों के लिए वन आश्रय, यानी कि उनके रहने की जगह होता है। भारतीय जो प्राकृतिक वनस्पति है जो बदल रही है, मतलब कम होती जा रही है। इसका कारण क्या है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसके कारण ज़्यादा अनाज उगाने के लिए ज़्यादा कृषि क्षेत्र की जरूरत है। तो कृषि का जो एरिया बढ़ाने के कारण प्राकृतिक वन को, वनस्पति को काटा जा रहा है। उद्योगों को, नए नए उद्योग लगाने के लिए प्राकृतिक वनस्पति काटी जा रही है। शहरीकरण, शहर बसाने के लिए भी जो प्राकृतिक पेड़ पौधे उनको काटा जा रहा है, जिसके कारण भारतीय वनस्पति में चेंज आ रही है। इंडिया में बढ़ती पॉपुलेशन की पशुओं से मिलने वाले उत्पादों की जरूरत को पूरा करने के लिए पशुओं की संख्या भी बढ़ रही है, जिसके कारण उनको चारा चारा चाहिए उनके खाने के लिए, जो वो भी खेत उगा कर ही होता है, उगाना पड़ता है। तो उसके चारे को, पशुओं के ये चारे को उगाने के लिए भी प्राकृतिक जो पेड़ पौधे उनको काटा जा रहा है। तो 4 कारण हो गए। एक तो लोगों की अनाज की उसको करने के लिए, पूरी करने के मांग को पूरा करने के लिए कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है, और प्राकृतिक वनस्पति के लिए, उद्योग लगाने के लिए, शहर बसाने के लिए भी 4 कारणों के कारण प्राकृतिक वनस्पति कट रही है। और बस पहले हमारे 2003 में 68 लाख वर्ग एरिया था जहाँ वन थी, लेकिन अब जो प्राकृतिक वनस्पति है वो कम होती जाती है, जा रही है, क्योंकि जिस एरिया में मनुष्य पहुंच पा रहा है वहाँ उसने प्राकृतिक वनस्पति खत्म कर दी है। जहाँ रह गई है तो वो निम्न कोटि की है, और कुछ ऐसे अगम्य क्षेत्र जहाँ वो मनुष्य पहुंच नहीं पाता, जैसे हिमालय, मध्य भारत और मारुस्थल है, वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति इंडिया में बची है। बाकी सब जगह जहाँ मनुष्य पहुंच गया उसने उसको खत्म कर दिया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और आप लोग इसको अच्छी तरीके से कर लेना, क्योंकि ये आपके जो यूटी आएगा उसमें आ सकता है। सारे बच्चों ने इसको ध्यान से करना है। ये कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, और आप लोग कर सकते हो।